बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है जी लेक्चर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि हम जो है अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और ये हमारे कोर्स का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारे कोर्स का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है मास स्पेक्ट्रोमीटर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपने 3 अल्फाज को ज़रूर समझना है। पहला लफ्ज़ है जी हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, दूसरा लफ्ज़ स्पेक्ट्रोमीट्री है और तीसरा लफ्ज़ स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रम का लफ्ज़ है। अब इन तीनों में आपने फ़र्क याद रखना है। अगर तो लफ्ज़ स्पेक्ट्रोमीटर का आए तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाएगा। अगर मीट्री का लफ्ज़ हो तो वो टेक्निक या तरीक़ेकार को कहा जाता है। स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोग्राफ, ये दोनों लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं। ये विजुअल डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट को कहा जाएगा, जो इसका फाइनल रिजल्ट है, जो कल वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया जाएगा कि वो रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होता है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन पे अगर आप फोकस करें तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री एक ऐसी टेक्निक है, एनालिटिकल मेथड कह लें या टेक्निक कह लें, जो 3 काम करेगी। नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप का पता लगाती है ये। नंबर 2, एग्जैक्ट मासेस ऑफ आइसोटोप का बताएगी। एंड नंबर 3, उनकी रिलेटिव अबंडेंस का बताएगी कि उनकी परसेंटेज जो है वो नेचुरली कितने % अवेलेबल हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस भी हुआ था कि हर आइसोटोप जो है वो डिफरेंट अबंडेंट का है, हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल अबंडेंट होती है जी। द नेक्स्ट वन इज कि इसकी टाइप की अगर बात की जाए तो ये MCQs हैं जी। इसकी टाइप में 2 टाइप्स हमारी बुक में मेंशन है। नंबर 1 एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड नंबर 2 या एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ, और नंबर 2 जो है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है। अब जो एस्टर्न था ये ओल्ड था। अब एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर ग्राफ जो था ये आइडेंटिफाई करता था आइसोटोप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये असल में एलिमेंट को फाउंड करेगा, उनके मासेस को फाउंड ही करेगा, लेकिन इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये सॉलिड सैंपल को भी एनालाइज कर सकता है। जबकि ये ऊपर वाला जो एस्टर्न था ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन सैंपल्स को करता है जो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होते थे। तो ये जो डेम्स्टर था वो उससे पहले वाले से भी बेहतर है। अब यहाँ जी हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स की बात डिस्कस करने से पहले ये MCQs आता है जी FSC में कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के टोटल कितने पार्ट्स हैं। तो आपने 5 पार्ट्स जो है ना, 5 पार्ट्स, उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। ये आपका MCQs है जी। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले जी वेपोराइजेशन चैम्बर। वेपोराइजेशन चैम्बर जो होता है जी ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि हमारे पास अगर कोई सैंपल ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है तो हम सब जानते हैं उसको वेपोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई सैंपल जो है लिक्विड फेज में आ गया या सॉलिड स्टेट में आ गया, देन हमें उसको वेपोराइज करना पड़ेगा, वेपर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब वेपोराइज करने के लिए तरीक़ेकार ये होता है कि हम उसका जो है लो प्रेशर रखते हैं। ये MCQs आपने याद रखना है जी कि वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली प्रेशर कितना रखा जाता है? 10⁻⁻7 से 10⁻6 टोर तक इसको मैनेज किया जाता है। ये इसके दरमियान रेंज रखी जाती है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें किया क्या जाता है? नंबर 1 जी इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम होती है जिसको हम जनरेट करवाते हैं टंगस्टन फिलामेंट के साथ। ये टंगस्टन फिलामेंट पुराने बल्ब हैं, अगर आप लोगों ने देखे तो उसमें बारीक सी एक फॉइल होती है, बारीक उसकी जो है फिलामेंट होता है, तार होती है जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। ये टंगस्टन फिलामेंट को याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये आगे जाके एक्सरे जनरेशन के अंदर या चैप्टर नंबर 5 में ये बार बार ये लफ्ज़ आता है और बच्चे वहाँ पे जाके फिर दोबारा से सवाल करना शुरू करते हैं, सर ये होता क्या है? तो टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन एक मेटल है, उसकी बारीक तार होती है जिसको हम कॉइलिंग फॉर्म में यूज़ करते हैं, और वो सोर्स होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वहाँ से जो है वो दार निकलती है, ये बीम निकलती है, जनरेट होती है जी। और ये परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर क्यों कहा गया? तरीक़ेकार समझने ज़रूरी है। ये आपके पास जो है नीचे वाला ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल इस तरीके से जा रहे हैं, मतलब आप समझने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये उनका पाथवे है। अब जो टंगस्टन फिलामेंट लगाया जाता है वो परपेंडिकुलर छत पे लगा दें, ऐसे ऊपर से नीचे लेयर आएंगी। अब देखें ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से इधर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो ये एंगल कौन सा बना?
90 का, तो इसलिए आप इसको परपेंडिकुलर एंगल कह लें, नॉर्मल एंगल कह लें, या इसको आप जो है वो राइट एंगल कह लें, ये एक ही लफ्ज़ होते हैं। हमारी बुक ने यहाँ पे परपेंडिकुलर का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। तो ये भी एमसीक्यूज़ याद रखिएगा कि जो आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, वो परपेंडिकुलर होती है जी। और जनरेट किससे की जाएगी? टंगस्टन फिलामेंट से। इससे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल पहले ओरिजिनल फॉर्म में था, जैसे इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, मॉलिक्यूल लाइन में मैंने आपको लिखवा दिया था कि हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे ताकि मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर आयन में या कैटायन में बदले। यहाँ पे स्पेशली M पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन करते हैं जी क्या सिर्फ M पॉजिटिव ही बनेगा? जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी बनते हैं, लेकिन नेगेटिव को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, हम पॉजिटिव को स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव बनाने को प्रेफर करते हैं, ज्यादा पॉजिटिव बनते हैं, लिहाजा हम स्टडी पॉजिटिव को करेंगे, अबंडेंट होते हैं। नंबर 3 चैम्बर जी, एनालाइजर। जो नंबर 3 इसका स्टेप है जी, ये जो है आपने जेहन में रखना है। असल में एनालाइजर के 2 फंक्शन हैं, 2 इसके अंदर जो है सब आप कह लें कि इसके वो चैम्बर्स आ जाते हैं। नंबर 1, एनालाइजर का पर्पस, एनालाइजर जो होता है ये सेपरेट करता है आयंस को ऑन द बेसिस ऑफ M/E वैल्यू। M/E क्या है जी? मास टू चार्ज रेशियो इसको कहा जाता है, ये आगे जाके फर्दर डिस्कस होती है। इसमें जो पहला चैम्बर होता है जी इलेक्ट्रिक चैम्बर है, जिसका मकसद एक्सेलरेशन ऑफ आयन होता है, स्पीड अप करना है, बहुत तेजी से आयंस को अपनी तरफ खींचना चाहिए ताकि उसको स्पीड अप किया जा सके, बूस्ट अप किया जा सके, एक्सेलरेट किया जा सके। मैग्नेटिक चैम्बर डिफ्लेक्शन ऑफ आयन है, आयन को डिफ्लेक्ट कर देगा। कोई चीज बिल्कुल सीधी रास्ते में जा रही हो, अपने वो रास्ते को मोड़ ले, स्पेशली सर्कल में अगर वो मोड़ जाए तो हम इसको डिफ्लेक्शन कहते हैं, पाथवे को डिफ्लेक्ट कर देना, मोड़ देना जी। अब इलेक्ट्रिक चैम्बर को पहले डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक चैम्बर की स्ट्रेंथ को कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी एमसीक्यूज है। इलेक्ट्रिक चैम्बर में आप परफोरेटेड प्लेट्स यूज करते हैं, परफोरेटेड होती है सुराखदार प्लेट यूज करते हैं, जिनके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है 500 से लेके 2000 वोल्टेज इनका मैनेज किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको कहा जाता है। अब इससे क्या फायदा होगा, ये देखें जी, जो आयन यहाँ पे जनरेट हुआ हमने वही आयन यहाँ पे यूज किया। अब वो पॉजिटिव आयन जो है इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं। अब ये नेगेटिव प्लेट थी परफोरेटेड, आप फिजिक्स में एक रूल पढ़ते हैं इनर्शिया का, प्लेट ने बड़ी ताकत के साथ इसको अपनी तरफ खींचा, ये ऊपर लिखी हुई है 500 वोल्टेज के साथ खींचा, तो ये आयन बड़ी तेजी से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ही आयन यहाँ पे आया तो चूंकि ये प्लेट परफोरेटेड थी, सुराखदार थी, आयन इसमें से गुजर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, फिर नेक्स्ट प्लेट में से, उससे नेक्स्ट प्लेट में से, और हत्ता के ये लास्ट पे ये मैंने लिख दिया है एक्सेलरेटेड आयन आ जाएगा, मतलब बड़ी तेज इसकी स्पीड हो जाएगी। अब इसके बाद जो इसका सेकंड चैम्बर था एनालाइजर का, वो है जी मैग्नेटिक चैम्बर। मैग्नेटिक चैम्बर में हम मैग्नेट यूज करते हैं। मैग्नेट जो है ये भी आपने याद रखना है, ये इसके हम पोल यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मकसद सुने, मैग्नेटिक फील्ड एक बेंडिंग फोर्स होती है जो कि चार्ज पार्टिकल को बेंड करती है सर्कल के अंदर। अब यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा हुआ है, डिफ्लेक्शन ऑफ आयन या बेंडिंग ऑफ आयन इनटू सर्कुलर पाथवे। अब ये सर्कुलर पाथवे क्या है ये देखें, ये नीचे जी बीम ऑफ आयन आ रही है जिसको आप M पॉजिटिव कह सकते हैं। बीम ऑफ आयन इस पॉइंट पर पहुंची, यहाँ पे आपने जो है मैग्नेटिक प्लेट्स अप्लाई कर दी हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने, वो मैग्नेट अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसको बेंड करेगी ना, आयन्स सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर आयन का मास डिफरेंट है। फर्ज करते हैं पहले वाले का मास 5 था, दूसरे वाले का मास जो है वो 6 है, और तीसरे वाले का मास जो है वो 7 है। अब देखें, जिसका लाइटर मास होता है ना, हल्का वजन होता है, वो जल्दी बेंड हो जाता है, इसको कहा जाता है कि डिफ्लेक्शन इसकी ज्यादा है, रेडियस इसका छोटा हो जाएगा। जिसका मास ज्यादा होगा वो डिफ्लेक्ट कम होगा, कम मुड़ेगा, हैवियर मास है, ये मैंने मेंशन भी कर दिया, हैवियर मास कम मुड़ेगा लेकिन इसका जो रेडियस होगा वो लार्ज बनेगा। तो ये मैंने नीचे लिख दिया आपकी आसानी के लिए कि मास टू चार्ज रेशो की बेस पे जो है वो सेपरेशन होनी है। ये नीचे एक प्लेट होती है जी, इस प्लेट को आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। ये नेक्स्ट हम इधर आज की टॉपिक में डिस्कस करते हैं, अभी आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। तो अब सुने, मैग्नेटिक फील्ड एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है जो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में डिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो उसमें मौजूद आयंस होते हैं यानी कि आइसोटोप्स जो हैं स्पेशली डिफरेंट मासेस के,
वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर M/E वैल्यू, मास टू चार्ज रेशियो जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और वो अलग अलग होना शुरू होंगे। इस बात को समझाने के लिए मैंने ये एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन और बनाई है आपके सामने। यहां पे जरा नोट करें जी, मैंने लिखा कि 3 आयंस थे, फर्ज कर लिया उन तीनों के मासेस डिफरेंट है, 5, 6, 7 हमने उनको कह दिया। अब देखें जरा, जिस आयन का मास कम होगा ना उसका रेडियस छोटा बनेगा, उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी सबसे पहले वाले की, मतलब वो जल्दी डिफ्लेक्ट होगा और छोटा रेडियस बनाएगा, क्योंकि जब सर्कल में जाएगा उसका रेडियस बनेगा। नंबर 2, ये उसका मैंने वो एक सेंटर आपको बना के दिखा दिया। नंबर 2, जिसका मास ज्यादा था, ये ज्यादा मास वाला जी, आपने इसको 7 कहा हुआ है, 7 AMU हम फर्ज कर लेते हैं, 7 AMU इसका मास है इस वाले का। तो अब यहाँ पे देखें उसका रेडियस बड़ा बनेगा, डिफ्लेक्शन उसकी कम होगी। तो ये आपने चीज याद रखनी है कि स्मॉलर मास वाले, जिनके मास कम हैं वो करीब गिरेंगे, जिनके मास ज़्यादा हैं वो दूर जाके गिरेंगे। तो जिस बेस पे उनका रेडियस, उनकी डिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। अच्छा जी, अब मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? मैथमेटिकल फार्मूला ये जी, मास डिवाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू h²r²/2e। मास बटा चार्ज बराबर आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इनटू रेडियस ऑफ आयन डिवाइड बाय 2 इनटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे लिख दिया है। m मास ऑफ आयन है, e चार्ज ऑन आयन है, h स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथवे ऑफ आयन है और ये e जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैंने आपके सामने कुछ रिलेशनशिप लिखे हैं जी, जो हमारी बुक पे एक पैराग्राफ लिखा गया है, ये आपने रिलेशनशिप समझना है। R का रिलेशन H के साथ क्या है? H को आप उधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, तो R H के इनवर्स है। मतलब जितनी आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा करते जाएंगे, रेडियस उतना छोटा होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्ट है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा करेंगे, रेडियस उतना ज्यादा हो जाएगा। नंबर 3, डिफ्लेक्शन के इनवर्स होता है। डिफ्लेक्शन जितनी ज्यादा है, रेडियस उतना कम होगा। डिफ्लेक्शन जितनी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, रेडियस उतना कम। रिफ्लेक्शन जितनी कम है, रेडियस उतना जो है वो बड़ा होता जाएगा जी। इसी तरीके से मास के ये डायरेक्ट है। अगर किसी आयन का मास ज़्यादा तो उसका रेडियस ज़्यादा बड़ा बनेगा, अगर उस पर चार्ज ज़्यादा है तो रेडियस कम हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ें याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियस के इनवर्स, मास ऑफ आयन के डायरेक्ट, चार्ज ऑफ आयन के इनवर्स होता है ये। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और उसका फार्मूला वाइंड अप हुआ। ये हमारा जो है एनालाइजर वाला पोर्शन वाइंड अप हुआ। लास्ट वन है जी, नंबर 4, अभी लास्ट और सेकंड लास्ट कहेंगे क्योंकि 5 हैं टोटल इसके होते हैं। इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर ये जी प्लेट होती है, इसको आयन कलेक्टर भी कहा जाता है। इसके ऊपर आयंस गिरते हैं, जितने पॉइंट बनेंगे ना, वो पॉइंट जो होते हैं नंबर ऑफ आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये 3 पॉइंट हैं, इट्स मीन कि इस सैंपल के अंदर जो थे वो 3 आइसोटोप अवेलेबल थे। नेक्स्ट वन, बीम ऑफ ईच बीम ऑफ सेपरेटेड आयन फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर वो गिरेगी एंड जनरेट माइन्यूट करंट। यहाँ पे करंट पैदा होगा। फर्ज करें कि एक आयन गिरने से 1 माइक्रो एम्पेयर जो है करंट प्रोड्यूस होता है, तो जिस पे ज्यादा आयन गिरेंगे उस पॉइंट पे ज्यादा करंट आ जाएगा, जिस पे कम गिरेंगे उस पे कम करंट होगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया है। करंट क्या बताएगा? करंट रिलेटिव अबंडेंस के डायरेक्ट होता है। जिस पॉइंट पे करंट ज्यादा होगा इट्स मीन उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है, जिस पॉइंट पे करंट कम होगा उसकी रिलेटिव अबंडेंस कम है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी, जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट, यहाँ पे आपके पास जी 90 आइसोटोप्स गिरे हैं। जो बी पॉइंट है जी, इस पे 3 आइसोटोप्स गिरे हैं, और जो सी पॉइंट है जी, इस पे 7 आइसोटोप्स गिरे हैं। अब सबसे फिर ज्यादा करंट किस पे जनरेट होगा? ए पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे, और फिर आपके पास बी पॉइंट पे आएगा। तो जितना जितना करंट होगा उस लिहाज से उसकी बीम ऊपर जाती जाएगी। ये अब यहाँ से बात अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे कि अब वो मास स्पेक्ट्रोग्राम कैसे बनेगा और एनालाइजर व एम्पलीफायर अब फर्दर क्या होगा उनके साथ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे आपसे। इसमें जो आपके क्वेश्चन हो, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये अलग अलग चैम्बर जो है, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसको आपने अच्छे से तरीके से देख लेना है। जो इसमें क्वेश्चन हो आपने नोट करके पूछना है। थैंक यू सो मच।